हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत फाड़ू चल रही है। ये रैपिड रिवीजन का लेक्चर है और इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ई-वे बिल एंड ई-वे बिल रूल्स। मेरी थोड़ी स्पीड रहेगी, प्लीज उसके साथ मैनेज करना, नहीं तो स्पीड को एडजस्ट करना। देखो ई-वे बिल में पहला टॉपिक ऑब्लिगेशन। ई-वे बिल कब चाहिए? सिंपल है सर, जब भी कन्वेयांस गुड्स का मूवमेंट होगा किसी कन्वेयांस में, ऐसे ही नहीं, कन्वेयांस में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तब ई-वे बिल की जरूरत है। अगर गुड्स का वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो अब गुड्स का वैल्यू 50,000 से एक्सीड करेगा मतलब टैक्सेबल गुड्स होना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं। टैक्सेबल गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है विद जीएसटी। अगर जीएसटी चार्ज है तो सर जीएसटी ऐड करना है, यस ऐड करना है। पहले कभी नहीं बोला, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। सप्लाई के केस में भी आपको यही सेम सिचुएशन, अगर सप्लाई नहीं हो रहा फिर भी गुड्स मूव कर रहा है तो भी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर उस गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो। और अगर इनवर्ड सप्लाई लेकर आ रहे हैं आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, टैक्सेबल गुड्स को अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तब अगर उस गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल जनरेट रजिस्टर्ड पर्सन को करना पड़ेगा। मतलब ई-वे बिल की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन, यही है लॉजिक। अब ई-वे बिल का इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, ये बात जान लो। ई-वे बिल का वेबसाइट का एड्रेस देख लो, www.ewebill.gst.gov.in। उसके बाद जीएसटी EWB 01 ई-वे बिल का फॉर्म है और इस फॉर्म का दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। अब आपका सवाल, पार्ट ए पार्ट बी क्या है और कौन भरता है? पार्ट ए जाता है गुड्स की डिटेल, पार्ट बी है कन्वेयंस की डिटेल। सर गुड्स की डिटेल कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स को मूव करेगा। सर सप्लायर या रिसिपिएंट, डिपेंड करता है गुड्स को कौन मूव कर रहा है। अगर सप्लायर मूव कर रहा है तो सप्लायर, नहीं तो रिसिपिएंट। लेकिन ई-वे बिल का पार्ट ए का डिटेल कोई और भी भर सकता है। अगर ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर दो तब ट्रांसपोर्टर भर सकता है, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी के थ्रू सप्लाई हुआ तो फिर वो लोग भरेंगे पार्ट ए। तो सर इन शॉर्ट पार्ट ए कौन भरता है? रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर या रिसिपिएंट। अगर ऑथोराइज कर दिया तो ट्रांसपोर्टर, और ई कॉमर्स ऑपरेटर कुरियर एजेंसी के थ्रू सप्लाई हुआ तो फिर वो लोग भरेंगे पार्ट ए। पार्ट बी कौन भरता है? आपका सवाल, कन्वेयंस की डिटेल। देखो ई-वे बिल का पार्ट बी जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा वो भरेगा। लॉजिक है सर, गाड़ी की डिटेल वही डालेगा जो गाड़ी जिसकी है या जो गाड़ी अपने पास रखकर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा वो भरेगा पार्ट बी की डिटेल। लेकिन लॉ ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, या मतलब एक पॉइंट डाला है, और लॉ कह रहा है अगर रेल, एयर और वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही भरना पड़ेगा, पार्ट बी फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है। रेल, एयर, पर्सन को ही भरना पड़ेगा, पार्ट बी, चाहे कंसाइनर हो चाहे कंसाइनी हो, उनमें से ही किसी एक को भरना पड़ेगा पार्ट बी। याद कर लो, रेल, एयर, वेसल के केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही भरेगा पार्ट बी, अदर केसेस में ट्रांसपोर्टर भरेगा। जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद ट्रांसपोर्ट कर रहा है या थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट ए पार्ट बी भर गया, ई-वे बिल जनरेट करने की बारी आई। कौन करेगा जनरेट? सर एकदम सेम पार्ट बी से ही लिंक्ड है ये। देखो कैसे, मैं बताता हूं। अगर सुनना, अगर रेल, एयर, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो तो रजिस्टर्ड पर्सन ही भरेगा पार्ट बी, और ई-वे बिल भी वही जनरेट करेगा। और अगर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड पर्सन खुद कर रहा है, चाहे अपनी गाड़ी में चाहे भाड़े पर लेकर गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन खुद कर रहा है, तो भी पार्ट बी वही भरेंगे, तो फिर ई-वे बिल जनरेट भी वही करेंगे। और लास्ट, अगर पार्ट बी ट्रांसपोर्टर नहीं भरा है तो ऑब्वियसली ई-वे बिल जनरेट भी ट्रांसपोर्टर ही करेगा, अगर ट्रांसपोर्टर बाय रोड ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि रेल, एयर, वेसल का केस आपको पहले ही समझा दिया। चलो अब चाहो तो एक बार फटाफट रैपिड यहां तक रिवीजन कर लो, इसके बाद पार्ट बी का अपडेट पढ़ाऊं। आगे बढ़ते, आगे देखो, क्या ई-वे बिल का पार्ट बी का डिटेल को अपडेट किया जा सकता है? आंसर इज यस। सर जब जब कन्वेयंस का डिटेल चेंज होगा तब तक पार्ट बी अपडेट होगा, क्योंकि गाड़ी रास्ते में चेंज हो सकती है। कौन करेगा पार्ट बी की डिटेल को अपडेट? सर रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टर या नया ट्रांसपोर्टर। सर रजिस्टर्ड पर्सन, कंसाइनर, कंसाइनी, या जो ट्रांसपोर्टर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया था वो, या उस पार्ट से आगे ट्रांसपोर्टर बदला तो नया ट्रांसपोर्टर को भी पार्ट बी डिटेल भरने के लिए ऑथोराइज किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल, अगर एक बार किसी ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी की डिटेल को अपडेट कर दिया तो उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन को ध्यान देना होगा, वो किसी और ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी की डिटेल अपडेट करने के लिए ऑथोराइज नहीं कर सकते सेम जर्नी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पार्ट बी की डिटेल कब तक भरनी पड़ती है? पार्ट ए भरने से 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद पार्ट ए का डिटेल क्या चेंज हो सकता है? आंसर इज नो, कैन नॉट बी चेंज। एक बार पार्ट ए का डिटेल भर गया उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, कैंसिल हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, बट चेंज नहीं हो सकता। पार्ट बी की डिटेल जब जब कन्वेयंस की डिटेल चेंज होगी तब तक पार्ट बी की डिटेल को अपडेट किया जा सकता है, तो वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, ई-वे बिल जनरेट अगर इस रूल में हुआ तो क्या वो इंडिया के हर स्टेट में वैलिड रहेगा? आंसर इज यस। अगर एक स्टेट में ई-वे बिल जनरेट हुआ तो इंडिया के हर स्टेट, यूनियन टेरिटरी में वो ई-वे बिल वैलिड रहेगा, जहां जहां वो मूव करेगा गुड्स। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो लोग है, जिसका इंडिया में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ एक ही पैन के अंडर, वो लोग ई-वे बिल जनरेट करने के लिए क्या एक कॉमन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? आंसर इज यस। पहले बात को समझो, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे इंडिया में 5 ब्रांच है, पांचों अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो क्या पांचों ब्रांच अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ ई-वे बिल पर्पस के लिए क्या 5 रजिस्ट्रेशन यूज करना होगा? आंसर इज नो। अगर वो लोग चाहे तो वो लोग एक कॉमन एनरोलमेंट प्रोसेस में एनरोल करा ले खुद को, और उसके बाद 1 रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूज होगा ई-वे बिल जनरेट करने के लिए और डिटेल्स वगैरह अपडेट करने के लिए।
शॉर्ट में 5 ब्रांच जरूर है, 5 अलग अलग रजिस्ट्रेशन जरूर है, बट ई वे बिल पर्पस के लिए उनका सिंगल कॉमन एनरोलमेंट प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है वो लोगों को ई वे बिल अगर जनरेट करना है या पार्ट बी वगैरह डिटेल भरनी है या अपडेट करना है तो वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है। लॉ कहता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी हम लोगों ने एक एनरोलमेंट प्रोसेस बनाया, वो लोग भी ई वे बिल पोर्टल पर जाकर एनरोलमेंट ले सकते हैं पार्ट बी भरने के लिए, पार्ट ए भी भरने के लिए अगर ऑथोराइज है तो, या फिर आपको पता है ई वे बिल जनरेट करने के लिए वगैरह के लिए, या पार्ट बी अपडेट करने के लिए वो लोग कर सकते हैं काम, लेकिन उनको एक आईडी मिलेगा जिसको बोलते हैं ट्रांजिन, उसकी मदद से ये सब होगा, जब वो लोग एनरोल करेंगे तब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई अनरजिस्टर्ड आदमी को भी अगर ई वे बिल जनरेट करना है, आप अनरजिस्टर्ड हो, मान लो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे जनरेट? लॉ कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ई वे बिल जनरेट करने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ट्रांसपोर्टर की तरह एनरोलमेंट मिल जाएगा। आप कॉमन पोर्टल पर जाकर एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दो, वहां आपको आईडी मिल जाएगा, उसके बाद आप आराम से ई वे बिल का काम कर सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज करना तो फटाफट यहां तक कर लो। ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू या खुद गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे तब ई वे बिल का डिटेल अनरजिस्टर्ड पर्सन भरेगा या ट्रांसपोर्टर। लॉ ने ऑप्शन दिया, दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है। दूसरा केस है इसी के जस्ट नीचे, देखो आप मान लो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, मैं रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हूं, आपने मुझे गुड्स बेचा, तो लॉ बोलता है हम डीम्ड मानेंगे, गुड्स का मूवमेंट मैं ही कर रहा हूं, जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है गुड्स का मूवमेंट वही कर रहा है, ई वे बिल का जिम्मेदारी उसी का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के थ्रू अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करो, रेलवे तब तक माल नहीं देगा जब तक आप उसको ई वे बिल प्रोड्यूस ना करो। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि पार्ट बी ऑफ ई वे बिल का डिटेल 2 केस में भरना नहीं पड़ता। बताऊंगा कौन सा 2 केस, सुनना ध्यान से। मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट है, मेरा प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर का प्रीमाइसेस तक पहले माल जाएगा, फिर एक किसी कन्वेयंस में, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर अपने कन्वेयंस में माल को ट्रांसपोर्ट करेगा स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में, जहां तक आप डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंच गया, डेस्टिनेशन स्टेट तक। अब ट्रांसपोर्टर अपना ब्रांच से माल आपको डिलीवरी देगा, या आप अपनी गाड़ी भेजोगे और माल को डिलीवरी लेकर आओगे, वहां एक गाड़ी चेंज हुई, टोटल 3 गाड़ी इन्वॉल्व हुई मेरे एग्जांपल में, एक मेरे प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस तक, फिर रास्ते का पूरा ट्रांसपोर्टर का जितना भी गाड़ी यूज हुआ, और लास्ट में ट्रांसपोर्टर का प्रीमाइस से आपका प्रीमाइसेस तक। इसमें जो मैं बात करूंगा उन 2 गाड़ी की बात करूंगा, जो मेरा प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर का प्रीमाइसेस तक गया वो, और ट्रांसपोर्टर का प्रीमाइस से आपके प्रीमाइसेस तक जिस गाड़ी में माल आया वो। इन दोनों कन्वेयंस की डिटेल चाहिए क्या? देखो लॉ कह रहा अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है तब तो नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिएगा। सेम आंसर है, बस ये देख लेना। आगे बढ़ता हूं। अब कुछ ऐसे केसेस जहां पर ई वे बिल चाहिएगा ही, इररेस्पेक्टिव कि 50,000 का वैल्यू क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। मतलब मैं एक्सेप्शन टू द वैल्यू लिमिट ऑफ 50,000 पढ़ा रहा हूं, 50,000 क्रॉस नहीं भी हुआ तो ई वे बिल चाहिएगा। देखो इसका दोनों केस में इंटर स्टेट तो है ही है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, ये तो कंफर्म है। अब पहला केस, प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को माल भेज रहा है, मान लो प्रिंसिपल एक स्टेट में और जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में, माल भेजा, ई वे बिल चाहिएगा चाहे माल कितने का भी हो। दूसरा केस है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना है तो ई वे बिल मैंडेटरी है, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड का जो सप्लायर है वो जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है। तो सर क्यों एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपको हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है। इन शॉर्ट इंटर स्टेट सप्लाई अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर हुआ या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हुआ, ई वे बिल चाहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर को लॉ ने ऑप्शन दिया है, अगर वो लोग ई वे बिल को जनरेट और कैरी कर सकते हैं अगर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 तक का है तब भी। लॉ कहता है जब वैल्यू 50,000 तक की है तो ई वे बिल की वैसे तो जरूरत नहीं, बट आप खुद से ही करना चाहते हो तो हमें क्या, आप हेल मुझे मार, ऐसा आप कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसाइनर कंसाइनी अगर दोनों ने ही ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो फिर किसकी जिम्मेदारी? अगर गुड्स का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तब ट्रांसपोर्टर की। लॉ ने यही कहा और कुछ नहीं, इन दोनों पॉइंट में एकदम सिंपल है। आगे बढ़ता हूं। सर ई वे बिल जो जनरेट होता है वो कंसाइनर या कंसाइनी वाइज होता है या इनवॉइस वाइज? आंसर इज इनवॉइस वाइज। हर इनवॉइस का जिसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा उसका अलग ई वे बिल होगा, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है? देखो एक ही गाड़ी में अगर 15 लोगों के गुड्स मूव हो रहे हैं तो वो 15 जो अलग अलग ई वे बिल है उन सब का डिटेल कंसोलिडेट कर लो एक जगह, एक लिस्ट की तरह, ताकि ट्रांसपोर्टर को कैरी करना इजी हो सके। लेकिन ये काम आपको गुड्स के मूवमेंट के पहले करना पड़ेगा, प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टर चाहे तो एक गाड़ी में बहुत लोगों के ई वे बिल को एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल में कन्वर्ट कर सकता है, बट याद रखना कंसोलिडेटेड ई वे बिल की अपनी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो सिर्फ चेकिंग के काम आएगा। जो वैलिडिटी पीरियड चेक करना है वो इंडिविजुअल ई वे बिल से ही निकलेगा। वैलिडिटी पीरियड इंडिविजुअल ई वे बिल से निकलेगा। उस वैलिडिटी पीरियड के बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। बिल टू शिप टू मॉडल, सर ये कैसा मॉडल है? मान लो एक थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स है, आप रिसिपिएंट हो, आपको माल चाहिए, आपने मिस्टर एक्स को बोला मेरे को माल चाहिए, मिस्टर एक्स बोलता मेरे पास माल नहीं है,
मैं सप्लायर हूं, मेरे पास माल है, मैं मान लो मुंबई का हूं, मिस्टर एक्स दिल्ली का है और आप मान लीजिए यूपी से हैं, मान लीजिए प्रयागराज से। तो प्रयागराज का कस्टमर को माल चाहिए, उसने दिल्ली वाले सप्लायर को बोला और दिल्ली वाले सप्लायर ने मुंबई वाले सप्लायर को बोला कि माल प्रयागराज भेज दो। ये हो गया बिल टू शिप टू मॉडल, आपको पहले से पता है। इस मॉडल में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? रिसिपिएंट कौन है मुझे ये जानना है। आप हो, आपको जरूरत ही नहीं है ई वे बिल जनरेट करने की, या तो मैं करूंगा मुंबई वाला सप्लायर, या जिस सप्लायर से आपने कॉन्टेक्ट किया है दिल्ली वाला सप्लायर, हम दोनों में से कोई एक को ई वे बिल भरना पड़ेगा। बस यही लिखा हुआ है, यहां देख लो, या तो सप्लायर या पर्सन जिसने उसको ऑर्डर दिया। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए ई वे बिल का जो है वो ब्लॉक हो जाएगा आपका, आप नहीं भर पाएंगे, एज ए सप्लायर नहीं भर पाएंगे। सर एज ए सप्लायर नहीं भर पाएंगे का मतलब मैं आज मान लो आपको माल बेच रहा हूं, सप्लायर हूं ना मैं अभी, तो मैं पार्ट ए नहीं भर पाऊंगा, मेरी तरफ से ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको अगर मुझसे माल लेना, आप मेरे नाम पर ई वे बिल जनरेट कर सकते हो एज रिसिपिएंट, बट मैं एज सप्लायर आपको ई वे बिल नहीं दे पाऊंगा। कब कब देखो, कब मेरा एज सप्लायर ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा आउटवर्ड मूवमेंट के लिए। याद रखना, मैं आउटवर्ड मूवमेंट के लिए एज सप्लायर ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाऊंगा। पहला केस, कंपोजिशन स्कीम में अगर मैं हूं, तब याद रखना, अगर मैं CMP 08 2 क्वार्टर का नहीं भरा तब ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक होगा। अगर मैं रेगुलर स्कीम में हूं तब दो प्रॉब्लम, या तो मैंने 3B 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का नहीं भरा, 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का नहीं भरा, और या फिर मैंने GSTR 1 कोई भी 2 टैक्स पीरियड का अगर नहीं लगाया, तो मेरा ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। एज सप्लायर मैं अपना आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा एज सप्लायर ई वे बिल जनरेट करके। आप मेरे से माल ले सकते हैं खुद ई वे बिल जनरेट करके, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। और जो आदमी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है और जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन अभी तक चल रहा है, उस आदमी का भी ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा। अब वो एज सप्लायर ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएगा, ये याद रखना। बट जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को अगर आप सफिशिएंट कॉज बताओगे तो वो आपको अलाउ कर देगा, ये एक एक्सेप्शन है, चलो कोई नहीं। अब ई वे बिल की वैलिडिटी जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा। देखो, ई वे बिल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो को अगर आपको मूव करना है, मतलब कोई भी कार्गो चलेगा, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, तब लोग कहते हैं 200 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन मिलेगा आपको, माल को पहुंचाने के लिए 1 दिन मिलेगा। और अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ में आगे का है, तो फिर हर 200 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए आपको एक एडिशनल डे मिलते रहेगा। इसके बाद बात करते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो की। अगर कार्गो ओवर डायमेंशनल है तो एवरी 20 किलोमीटर के लिए आपको 1 डे मिलेगा माल पहुंचाने के लिए, और या फिर अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ जो एक्स्ट्रा होगा उसके लिए 1 एडिशनल डे मिलते रहेगा। मतलब सर अगर 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है तो 5 दिन मिलेगा आपको एवरी, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो का एग्जांपल में हो गया। अब ये जो 1 डे या 1 एडिशनल डे का जो काउंटिंग है, ये स्टार्ट कैसे होता है? देखो, आज दोपहर को आपने ई वे बिल जनरेट किया एग्जांपल के तौर पे, तो 1 डे का काउंटिंग आज दोपहर से नहीं होगा, आज का दिन पहले एंड होने दो, रात का 12 बजे तक, वहां से 1 डे काउंटिंग होगा और फिर वैसे ही काउंटिंग चलते रहेगी डे में। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? ऐसा कार्गो जो कन्वेंस के भी डायमेंशन से बाहर आ जाए, बड़ा कार्गो जिसको ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता, ट्रक को धीरे चलना पड़ता है। वैलिडिटी पीरियड जो ओवर डायमेंशनल कार्गो को जो एप्लीकेबल है वो मल्टी मॉडल शिपमेंट में भी सेम रहेगा, जहां पर एक जर्नी शिप से हुई, मान लो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो आप तक माल पहुंचाएगा बट बीच में जर्नी शिप से भी होती है, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट। इसके लिए भी जो आप पीरियड ऑफ वैलिडिटी चेक करोगे वो ओवर डायमेंशनल वाला ही करोगे, मतलब एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए 1 डे एंड 1 एडिशनल डे चलते रहेगा। आगे बढ़ता हूं। क्या ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, एक्सेप्शनल नेचर का सर्कमस्टेंसेस अगर है, ऐसा सर्कमस्टेंस जो आपके कंट्रोल में नहीं था, तो आप ई वे बिल की पीरियड को वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। सर कब तक? जब एक्सपायर होता है वहां से 8 घंटे के अंदर अंदर, देखो लिखा हुआ है 8 घंटे के अंदर अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है। दैट्स इट। अब ई वे बिल मैंने आप पर जनरेट किया है, तो क्या रिसिपिएंट को मैसेज आएगा? आंसर इज यस। मैं जैसे ही ई वे बिल का डिटेल भरूंगा, रिसिपिएंट को तुरंत एक मैसेज आएगा कि आपके नाम पर कोई ई वे बिल जनरेट हुआ है। तब सामने वाला पार्टी क्या करेगा? सामने वाला पार्टी, ध्यान से सुनना, सामने वाला पार्टी चाहे तो पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट कर लेगा कि यस ये मेरा माल ऐसा आने वाला था और आ रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिटेल, यही लिखा हुआ इस पॉइंट में। लेकिन लॉ क्या कह रहा है? हम डीम्ड एक्सेप्ट मान लेंगे अगर आपने पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट नहीं किया तो। कब? या तो आपने 72 आवर के अंदर अंदर, जैसे ही आपको डिटेल मैसेज में गई 72 आवर के अंदर अंदर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आपके टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, या फिर आपने गुड्स की डिलीवरी ले ली उस 72 आवर के भी पहले, इसीलिए लिखा हुआ विच एवर इज अर्लियर, गुड्स का डिलीवरी जब आपको हुआ तब, या फिर जिस वक्त आपको मैसेज आया वहां से 72 आवर,
दोनों टाइम निकाल लो, क्या है डिलीवरी का वक्त या 72 आवर, दोनों में से जो टाइम पहले आएगा उस टाइम तक भी अगर आपने पोर्टल पर जाकर डिटेल एक्सेप्ट नहीं की तो लॉ बोलता हम डीम्ड मान लेंगे, आपने डिटेल एक्सेप्ट कर ली, बस यही है। नेक्स्ट है ई वे बिल का कैंसिलेशन। सर ई वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है? आंसर इज यस, लॉ परमिट करता है, बट आपको ये काम 24 घंटे के अंदर करना होगा ई वे बिल जनरेट होने से, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। और एक और कंडीशन है, अगर उस 24 घंटे के अंदर ही आप कैंसिल कर रहे हो बट रास्ते में अगर एक बार माल वेरीफाई हो चुका है, मतलब रास्ते में गाड़ी चेक हो चुकी है, उसके बाद आप ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब दो कंडीशन है, रास्ते में एक तो चेक नहीं होना चाहिए और एक 24 घंटा पार नहीं होना चाहिए, तभी आप ई वे बिल जनरेट किया हुआ को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको गुड्स को या तो ट्रांसपोर्ट नहीं करना है इस रीजन से, या फिर गुड्स जैसा सोचा था वैसा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, इस रीजन से ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, दो कंडीशन, 24 घंटा पार नहीं होना चाहिए और ना ही रास्ते में वेरीफाई होना चाहिए वो गुड्स और कन्वेंस। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन जहां पर ई वे बिल चाहिए ही नहीं, मतलब ई वे बिल का मैं पढ़ाऊंगा एग्जेम्पशन लिस्ट, जहां जहां ई वे बिल चाहिए ही नहीं। सर कुछ कुछ तो हमको पहले से ही पता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अल्कोहल पेट्रोल में ई वे बिल नहीं चाहिए, एग्जेम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए, नेगेटिव लिस्ट की सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। ये देखो आपको पता है तो देखो ऐसा पॉइंट नंबर ई, एफ और जी मिल गया, ये आप खुद ही पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। उसके बाद नॉन मोटराइज कन्वेंस से भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कन्वेंस जिसमें मोटर नहीं लगी तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करो, ई वे बिल नहीं चाहिए। हाँ अब कुछ पॉइंट मैं याद कराता हूं, एम्प्टी कार्गो कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करना तो भी ई वे बिल नहीं चाहिए, ऐसा लॉ कहता है। कोई कंटेनर जिसमें कार्गो नहीं है, खाली कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। तो ये हो गया डी पॉइंट जैसे रीड है। आगे बढ़ते हैं, नीचे का पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लास्ट में पढ़ाता हूं। नेपाल भूटान का कोई ट्रांजिट कार्गो आता है या जाता है, उसके लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। नेपाल भूटान से कोई माल आया या फिर नेपाल भूटान कोई माल जा रहा है, कहां से? इंडिया के पोर्ट एयरपोर्ट से नेपाल भूटान तक। क्यों सर? क्योंकि वो गुड्स का इंडिया में कोई सप्लाई को लेना देना नहीं है, इंडिया के बाहर से ही माल आया है और नेपाल भूटान जा रहा है, या फिर नेपाल भूटान से माल आया और इंडिया के बाहर जा रहा है, तब। ये मैंने एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर किया है। आगे बढ़ता हूं, कस्टम एरिया में कस्टम सुपरविजन के अंडर जितना भी माल को मूव करना है, कहीं पे भी करना है करो, ई वे बिल नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की जो डिफेंस है, डिफेंस डिपार्टमेंट अगर गुड्स को मूव करता है तो उन लोगों को भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है, इमोशनल हो जाओ। कंसाइनर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी और रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को, ई वे बिल नहीं चाहिए। रेलवे के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एज कंसाइनर, ई वे बिल उनको नहीं चाहिए, उस केस में नहीं चाहिए। अगर आप देखो, आपको पता है वेट ब्रिज क्या होता है? वेट ब्रिज का मतलब ऐसा ब्रिज जहां पर कन्वेंस जाके खड़ा हो जाए तो पूरे कन्वेंस का वेट निकल सकता है, कितना केजी उस पूरे कन्वेंस का वेट है वो निकल सकता है, ऐसे ब्रिज को बोलते हैं वेट ब्रिज। अब अगर आप अपने प्रीमाइसेस से वेट ब्रिज तक माल भेज रहे हो और वेट ब्रिज से वापस अपने प्रीमाइसेस तक माल लेकर आ रहे हो, तो जो माल आप भेज रहे हो और जो माल लेकर आ रहे हो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं, अगर उस वेट ब्रिज का डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है आपके प्रीमाइसेस से। आगे बढ़ता हूं, एम्प्टी सिलेंडर, आपको पता होगा हमारे घर पर जो सिलेंडर्स आते हैं या जिसके घर पर पहले आते थे बट अब पाइपलाइन है, बट उसको पता है वो सिलेंडर वापस खाली, जो गैस एजेंसी है वो कन्वेंस में किसी ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, उसके लिए उनको ई वे बिल की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट में, कुछ नोटिफाइड गुड्स है जहां पर ई वे बिल लॉ ने मना कर दिया नहीं चाहिए। क्या क्या नोटिफाइड गुड्स है? पहले हम एक्सपेंसिव आइटम पढ़ेंगे, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन मेटल, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ के आइटम्स एंड अदर आर्टिकल और करेंसी, इन सब में ई वे बिल नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड हैंड आइटम का। घर का सेकेंड हैंड आइटम के लिए ई वे बिल जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कोरल बोल के एक आइटम होता है जो समुद्र में मिलता है, उसके लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं, अगर एलपीजी ट्रांसपोर्ट करना है हाउसहोल्ड वालों को ट्रांसपोर्ट देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए, या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए एलपीजी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ई वे बिल नहीं चाहिए उसके लिए। सिलेंडर्स मतलब केरोसिन ऑयल अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में ट्रांसपोर्ट करना है, ई वे बिल नहीं चाहिए सर, राशन कार्ड के अगेंस्ट जो केरोसिन ऑयल मिलता है वो वाला। पोस्टल बैगेज अगर ट्रांसपोर्ट कर हमारा इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपको पता है भारतीय डाक, वो लोग अगर पोस्टल बैगेज को ट्रांसपोर्ट करें उनके लिए उसको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, क्या डॉक्यूमेंट डिवाइस कैरी करना पड़ेगा? पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस को, मतलब सर ट्रक का ड्राइवर को, शॉर्ट में बोलता हूं ना, ट्रक के ड्राइवर को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएगा रास्ते में गुड्स को मूव करने के लिए। क्या क्या सर? एक इनवॉइस की कॉपी, एक ई वे बिल की कॉपी। तो शॉर्ट में बोले तो इनवॉइस और ई वे बिल, इनवॉइस या बिल और साथ में ईडब्ल्यू बिल, यही चाहिए। अब इनवॉइस कैसा? नॉर्मल टैक्स इनवॉइस एज लॉन्ग एज टैक्स इनवॉइस इशू हो रहा है, नहीं तो ई इनवॉइस भी चलेगा जिसमें क्यूआर कोड और ईआरएन लगा रहता है, मतलब आईआरएन, वो भी चलेगा। बिल ऑफ सप्लाई जहां पर टैक्स नहीं आ रहा वैसी केस में, और डिलीवरी चालान जहां पर डिलीवरी चालान से गुड्स मूव हो रहा वो केस में। तो सर टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस, डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई ये चाहिएगा, साथ में ई वे बिल की कॉपी चाहिएगी, तब जाकर आप गुड्स को मूव कर सकते हैं। लेकिन ई वे बिल की जो कॉपी चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए? फिजिकल फॉर्म में भी चलेगा, ई फॉर्म में भी चलेगा, या मैप किया हुआ आपके डिवाइस के साथ तब भी चलेगा। सर डिवाइस के साथ मैप कैसे होता है, कैसे होता है नहीं जानना है क्योंकि हम साइंस का क्लासेस नहीं ले रहे हैं,
इतना जान लो, एग्जाम्पल तब आपको समझ आ जाएगा। आप फास्टैग कार्ड देखते हैं, वैसा ही एक कार्ड लग जाता है आपके कन्वेंस के बाद, जिससे तुरंत स्कैन करने से सारी डिटेल आ जाएगी। वैसा को बोलते हैं मैप टू है RFID। बस इतना ही। हम ई-वे बिल के ऑलमोस्ट एंड में आ गए। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कन्वेंस एंड गुड्स। अगर आप रास्ते में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, रास्ते में कोई भी कौन ऑफिसर होंगे जो आपकी गाड़ी को रुकवाएंगे और वेरीफाई करेंगे। लॉ कहता है ऑथोराइज प्रॉपर ऑफिसर होना पड़ेगा जो गाड़ी रुकवाकर वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर उनके पास हावेवर अगर उनके पास किसी तरह का टैक्स इवेजन का इंफॉर्मेशन है, तब ये वेरिफिकेशन कोई अदर ऑफिसर भी कर सकता है अप्रूवल लेने के बाद। इन शॉर्ट, नॉर्मली रास्ते में गाड़ी को रुकवाकर वेरीफाई करने का काम ऑथोराइज प्रॉपर ऑफिसर करेगा, बट अगर इवेजन का न्यूज है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, तब वो लोग अदर ऑफिसर से भी आपका वेरीफाई करवा सकते हैं गाड़ी का विद द नेसेसरी अप्रूवल्स। आगे बढ़ता हूं। जो गुड्स कन्वेंस आपका चेक किया गया, अगर उसमें कुछ वायोलेशन पाया गया तो उसको डिटेन्ड या कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, जब्त में ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अगर एक बार हो चुका है रास्ते में, तो याद रखना वापस फिजिकल वेरिफिकेशन वो लोग रास्ते में आपका गाड़ी का नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उनको किसी तरह का इवेजन पता चला हो। तो ये याद रखना, अगर कोई इवेजन नहीं सुना तो फिर वो लोग और रास्ते में आपकी गाड़ी को चेक नहीं करेंगे एक बार करने के बाद। अब इंस्पेक्शन की रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल पर। आंसर इज यस। समरी रिपोर्ट 24 घंटे में, और फाइनल रिपोर्ट ध्यान से सुनना विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन प्लस मैक्सिमम 3 डेज अगर एक्सटेंड होता है तो, मतलब 3 + 3 डेज में फाइनल रिपोर्ट और 24 घंटे में समरी रिपोर्ट। बट ये 24 घंटा या 3 दिन का जो कैलकुलेशन होगा, ये कब से होगा? जिस वक्त इंस्पेक्शन खत्म हुआ वहां से, या इंस्पेक्शन जिस वक्त खत्म हुआ उसके मिडनाइट से। लॉ ने नीचे लिखा मिडनाइट से काउंटिंग शुरू करनी है। मिडनाइट से मतलब इंस्पेक्शन दोपहर को 2 बजे खत्म हुआ, तो जो 24 घंटे का कैलकुलेशन है ये आज रात के 2 बजे से, आज दोपहर के 2 बजे से काउंटिंग नहीं होगा, मिडनाइट का 12 o'clock से काउंटिंग चालू होगा 24 घंटा। लास्ट पार्ट ई-वे बिल के टॉपिक का, फैसिलिटी और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। आपकी गाड़ी को अगर रास्ते में रोका गया है और अगर वो 30 मिनट से ज्यादा रोकी जाए तो लॉ ने ट्रांसपोर्टर को भी बोला है, आपको हम परमिशन देते हैं कि आप इसका जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं। इसके साथ ही ई-वे बिल चैप्टर खत्म। थोड़ा इजी लीजिए, अगर स्पीड ज्यादा है तो देखिए थोड़ा स्पीड को स्लो करके सुन सकते हैं, और अगर आपको न्यूमरस टाइम सुनना तो आप सुन सकते हैं। तो कीप फॉलोइंग जो भी मैं कह रहा हूं।